और भाग 6 में राज्य के बारे में हम लोग को पढ़ना था और राज्य की कार्यपालिका, जिसमें हम लोग देख चुके थे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद और राज्य के महाधिवक्ता। और तब उसके बाद हम लोग देखे थे विधायिका में राज्य विधानमंडल अनुच्छेद 168 से 212 तक पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि राज्य विधानमंडल दो प्रकार के होते हैं, एक सदनीय और दो सदनीय। एक सदनीय व्यवस्था में भी हम लोग देखे थे कि केवल विधानसभा होते हैं और द्विसदनीय में हम लोग देखे थे विधानसभा और विधान परिषद दोनों होते हैं। केवल 6 राज्य हम लोग पढ़े थे जहां द्विसदनीय व्यवस्था है। बाकी धन विधेयक और साधारण विधेयक में किस तरह की स्थिति थी सब आपको पिछले क्लास में स्पष्ट किए हुए थे। आज हम लोग राज्य के न्यायपालिका के बारे में पढ़ेंगे और राज्य के न्यायपालिका आज कंप्लीट होते ही भाग 6 आपका कंप्लीट हो जाएगा। राज्य के न्यायपालिका हम लोग पूरे अनुच्छेद 214 से हम लोग स्टार्ट करते हैं और अनुच्छेद 214 से लेकर के अनुच्छेद 237 तक पूरे राज्य के न्यायपालिका के बारे में स्टडी करना है। इसमें 231, 232 तक मुख्य रूप से हाईकोर्ट की बात होती है। 233 से 237 तक अनुच्छेद जो हाईकोर्ट के नीचे है अधीनस्थ न्यायालय की चर्चा करता है। तो अब हम लोग जरा ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट अनुच्छेद 214 के अंतर्गत राज्य में उच्च न्यायालय के स्थापना का वर्णन किया गया है। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा ये आवश्यक नहीं है। कई उच्च न्यायालय ऐसे भी हैं जिसके कार्य क्षेत्र 2 राज्यों में है और अधिक केंद्र शासित प्रदेश में भी शामिल किया गया है। भारत के 28 राज्यों में अभी 25 राज्य ऐसे हैं जहां उच्च न्यायालय कार्य कर रहे हैं। बाकी कई ऐसे हैं जो एक ही उच्च न्यायालय को एक से अधिक राज्यों की जिम्मेवारी मिली हुई है। और एक ही बढ़िया प्रश्न आता है कि किन किन राज्य के उच्च न्यायालय को एक से अधिक की जिम्मेवारी दी गई है। तो हम लोग जरा ध्यान दें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख इन दोनों के एक ही उच्च न्यायालय हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश होते हुए भी इसके अलग उच्च न्यायालय हैं। जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित है लेकिन पहले नहीं था, तो वही के उच्च न्यायालय के अंतर्गत दोनों हो गए। अब हम लोग यहां पर देखें, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, ये दोनों के आपका चंडीगढ़ भी हम मिला दें केंद्र शासित प्रदेश है, एक ही उच्च न्यायालय है। इसी प्रकार से हम चले तो महाराष्ट्र, गोवा, छोटे राज्य को ऐड कर दिया गया है। महाराष्ट्र और गोवा है, इन दोनों के एक ही उच्च न्यायालय है। छोटे छोटे अगर पूर्वोत्तर की हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड और मिजोरम, इन सभी के एक ही उच्च न्यायालय है। हमने अभी यही बताया कि उच्च न्यायालय ऐसे हो सकते हैं कि एक ही उच्च न्यायालय से कई राज्य कंट्रोल हो रहे हों। पहले 24 ही मुख्य रूप से हाईकोर्ट थे, लेकिन 25वां नंबर मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश में बना है। ये अरुणाचल प्रदेश है, आंध्र प्रदेश में बना। पहले आंध्र प्रदेश का मेन हाईकोर्ट जो था आप जानते हो तेलंगाना में था, तो आंध्र प्रदेश से जो अलग हुआ तेलंगाना वो उसका हो गया और 25वां उच्च न्यायालय की स्थापना आंध्र प्रदेश में हुआ और यह अमरावती हाईकोर्ट के नाम से जाना जाता है। और एक अमरावती हाईकोर्ट की स्थापना 1 जनवरी 2019 में हुआ और यह भारत का 25वां हाईकोर्ट है। तो 1 जनवरी 2019 ये मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के अमरावती में इसकी स्थापना की गई। तो आज आप लोग को ये बेस क्लियर हो गया होगा कि भारत के सभी राज्यों में पंजाब, हरियाणा मतलब एक ये राज्य बढ़ गया, एक ये राज्य बढ़ गया, फिर 1, 2 और 3 राज्य बढ़ गए। यानी राज्यों की बात करें तो 3 और 2 5 ऐसे राज्य हैं जहां पे उच्च न्यायालय नहीं है, दूसरे के साथ वो टाई अप है। 25 राज्य में 5 राज्य जोड़ देंगे तो 25 और 5 30 हो गया, लेकिन 2 केंद्र शासित प्रदेश में है वो घट जाएगा और इसीलिए 28 राज्य पूरे आपके हो गए। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण चीज समझना है, चूंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत का मतलब सबके सेंटर पर सुप्रीम कोर्ट बैठा हुआ है। राज्य का सबसे बड़ा जो कोर्ट होगा वो हाई कोर्ट होगा, उच्च न्यायालय होगा और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति। तो हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति आप सभी लोग जानते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई लोग राज्य देखते ही राज्यपाल मानने लगते हैं और इसीलिए गलत हो जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा है और हाईकोर्ट के भी मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति हाईकोर्ट द्वारा है। लेकिन हाँ, इसमें राज्यपाल की सलाह लिए जाते हैं। इसमें राज्यपाल के सलाह लिए जाते हैं। राज्यपाल के सलाह के साथ साथ इसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इनसे भी सलाह लिए जाते हैं और इनके सलाह पर कोलिजियम व्यवस्था यहां पर भी है। नियुक्त किए जाते हैं मुख्य न्यायाधीश को और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति में
मुख्य न्यायाधीश के भी सलाह लिए जाते थे। यानी अब आप बात समझ गए, हाई कोर्ट के यदि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है या अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति करना है, दोनों ही नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं। लेकिन मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह लेते हैं और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह लेते हैं। योग्यता की अगर हम बात करें तो आप सभी को याद है, सुप्रीम कोर्ट में जज बनने या हाई कोर्ट में जज बनने के लिए कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। कोई न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं है। कोई भी व्यक्ति इसमें जो कम से कम, उधर आपको याद होगा कि हाई कोर्ट में जज होना चाहिए, लेकिन यहां पे है कि अगर कोई व्यक्ति 10 वर्षों से हाई कोर्ट के न्यायिक सेवा में जुड़ा हो, 10 वर्षों से हाई कोर्ट के न्यायिक सेवा में जुड़ा हो, तो वो व्यक्ति अगर राज्यपाल के नजर में कानूनविद हो तो वो हाई कोर्ट का जज नियुक्त हो सकता है। और इसके रिटायरमेंट की आयु सुप्रीम कोर्ट में 65 और हाई कोर्ट में 62 वर्ष है। आपको पूछा जाएगा कि बताओ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कितने वर्ष में रिटायर होते हैं, तो 62 वर्ष। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश तो 65 वर्ष। यदि हाई कोर्ट के कोई न्यायाधीश को त्याग पत्र देना है, किसे देगा? हाई कोर्ट के किसी भी जज को त्याग पत्र देना है तो हाई कोर्ट का जज या सुप्रीम कोर्ट का जज त्याग पत्र हमेशा राष्ट्रपति को देता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों के जज को हटाने के लिए संसद में अभियोग चलते हैं और दोनों सदनों के अगर विशेष बहुमत का प्रस्ताव हटाने का पारित होगा तभी हटाया जा सकता है, जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है। इसीलिए अभी तक किसी भी जज को अभियोग द्वारा, चाहे हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, हटाया नहीं जा सका। अगर ये संसद पास करेगा तब इसके 2/3 बहुमत होने के बाद राष्ट्रपति उसको हटा सकते हैं। अगला नंबर हम लोग फिर चले, योग्यता देख लिए, कितने वर्षों तक रहेगा वो देख लिए। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इनके वेतन की बात करें तो जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2.5 लाख रुपए मंथली वेतन मिलते हैं, प्लस सभी सुविधा और भत्ता अलावे होता है। और हाई कोर्ट के जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,28,000 रुपए मिलते हैं और इनको भी इस वेतन के अलावे भत्ता वगैरह सब अलग से होते हैं। तो हम लोग ये देख लिए हाई कोर्ट के सिस्टम को। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग देखें, हाई कोर्ट के अधिकार क्या क्या है। तो हाई कोर्ट का भी उसी प्रकार अधिकार है जैसे सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। लेकिन हाई कोर्ट भी प्रारंभिक क्षेत्राधिकार दोनों जगह होते हैं। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार का मतलब यदि किसी के द्वारा किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट स्वतः संज्ञान भी ले सकता है, जारी कर सकता है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपको मौलिक अधिकार में भी समझाए थे, रिट जारी करने का अधिकार। यदि किसी व्यक्ति के मूल अधिकार का हनन होता है, आप पढ़ चुके हैं किस प्रकार से इंप्रेशन था, प्रतिषेध था, तो रिट जारी करने का अधिकार आपको याद है सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 32 के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के द्वारा और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के द्वारा रिट जारी करने का अधिकार रखता है। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी कर सकते हैं, दूसरा कोई कोर्ट रिट जारी नहीं कर सकता। तो रिट जारी करने का अधिकार ये भी एक इंपॉर्टेंट अधिकार है जिसको आप ध्यान रखेंगे। अगला नंबर अपील करने का, अपीलीय अधिकार भी हाई कोर्ट में है। यदि कोई व्यक्ति निचली अदालत से केस हारता है तो वह हाई कोर्ट में अपील दायर कर सकता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इन दोनों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार है। मतलब हाई कोर्ट को भी यह अधिकार है कि संबंधित राज्य के विधानसभा यदि किसी नियम को पारित करते हैं तो वो अगर संविधान के मूल आत्मा के विरुद्ध है तो हाई कोर्ट उसको रोक लगा सकता है। ये सुप्रीम कोर्ट को भी अधिकार है और हाई कोर्ट को भी अधिकार है। अगर हाई कोर्ट लगाता है रोक और सुप्रीम कोर्ट हटा देगा तो स्वतः हट जाएगा, लेकिन न्यायिक पुनरावलोकन करने का अधिकार हाई कोर्ट को भी है। तो ये हाई कोर्ट से संबंधित बात हम लोग सुने। और इसी में थोड़ा बढ़िया लेवल का क्वेश्चन कभी कभी अधीनस्थ न्यायालय से भी आ जाता है। मैंने उससे नीचे के अदालत को भी आपको एक बार समझना होगा। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले उच्च न्यायालय होते हैं राज्य में। किसी भी राज्य में सबसे ऊपर उच्च न्यायालय है और हाई कोर्ट के जस्ट नीचे जब राज्य लेवल की बात चल गए तो जिला लेवल की बात होगी। और इसमें जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। जिला एवं सत्र न्यायालय होते हैं। ये क्या है आपको थोड़ा सा समझना होगा। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट आपको जो दे रहा है उसको ध्यान दीजिए। देखिए, उच्च न्यायालय तो सब चीज का हेड है, लेकिन इसको क्या किया गया है, 2 भागों में राज्यों में बांट दिया गया है। एक मामले को कहा गया है दीवानी मामले, और दूसरे को कहा गया है फौजदारी मामले। केस के नेचर पर वो सब सिस्टम चलेगा। दीवानी
और फौजदारी। मतलब अगर कोई लड़ाई झगड़ा किया, सिर फुट गया, कोई इंजुरी है, चोरी कर लिया, मर्डर कर दिया, डकैती कर लिया, छीन छोड़ कर दिया, ये सब फौजदारी मामले हैं। लेकिन कोई छज्जा निकाल दिया, जमीन कब्जा किए हुए है, तो ये सभी मामले को दीवानी मामले कहते हैं। और दीवानी मामले और फौजदारी मामले, ये दीवानी मामले में ही जो केस होता है इसको सिविल सूट कहते हैं। कोई कहेगा कि सिविल सूट किए हुए, मतलब दीवानी मामले, जमीन वगैरह की लड़ाई है, उसको सिविल सूट कहते हैं। और यही चीज हम लोग को समझना है, दीवानी मामले में सबसे ऊपर जिला न्यायालय होते हैं और फौजदारी मामले में सबसे ऊपर सत्र न्यायालय होते हैं। देखो जिला और सत्र लिखा रहेगा। मैं चाहता हूं कि इस लेसन से आप लोग कभी भविष्य में न्यायालय के लिए कहीं जाए तो आपको पूरी बात समझ में आ जाए। कोई जज लिखता है कि जिला जज है तो वो दीवानी मामले के हेड है, जमीन वगैरह की जो लड़ाई होगी उसके सबसे हेड यही है। लेकिन जो सत्र न्यायाधीश होते हैं वो फौजदारी मामले के हेड होते हैं। और चूंकि जिला में दोनों तरह का प्रबंधन देखा जाता है, इसीलिए उसको जिला एवं सत्र न्यायालय कहते हैं। उच्च न्यायालय के बाद सबसे ऊपर का न्यायालय, यानी जिला न्यायाधीश जो होते हैं वो जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश होते हैं। पूछा जाएगा कि जिला न्यायाधीश जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश है। और ध्यान दीजिए, यहां से अब जो भी आएगा इसमें अब नियुक्ति राज्यपाल करेगा, राष्ट्रपति केवल हाईकोर्ट तक होते हैं। और इसके लिए जिला और सत्र न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए हाईकोर्ट के सलाह पर राज्यपाल इनको नियुक्त करते हैं। अब हम लोग जरा ध्यान दें, दीवानी मामले में आप देख लिए सबसे बड़ा जो न्यायालय होगा वो जिला जज के सेशन में होगा। जिला जज के बाद हम लोग नेक्स्ट देखें तो इससे जस्ट हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे हम लोग चलेंगे, उस सब जज कोर्ट कहलाएगा सब जज कोर्ट। सब जज कोर्ट ये उससे नीचे होगा। सब जज कोर्ट से भी अगर हम नीचे चलते हैं तो इसको मुंसिफ अदालत कहते हैं, मुंसिफ अदालत। तो यानी हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे दीवानी सूट में, सिविल सूट में सबसे ऊपर जिला जज है, जिला जज के बाद सब जज है, सब जज के बाद तब मुंसिफ जज है। मुंसिफ का जो हेड होगा वो मुंसिफ जज होगा। और ये सभी जमीनी विवाद, छज्जा निकालने वाला विवाद या वैसे विवाद जिसमें मारपीट वगैरह नहीं हुआ है, चोरी नहीं हुआ है, मर्डर नहीं हुआ है, वो सब दीवानी मामले में सुने जाएगा। और जो फौजदारी मामले हैं इसमें सबसे ऊपर हम लोग देखें सत्र न्यायाधीश सबसे ऊपर होते हैं और वहां से मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय सबसे हेड है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, इनको देखो सबसे ऊपर का पावर है। सत्र न्यायाधीश जो होंगे वो मृत्युदंड दे सकते हैं, वो सजा में उम्र कैद दे सकते हैं। हाँ, मृत्युदंड तब तक अमल में नहीं होगा जब तक हाई कोर्ट भी एग्री न करे, लेकिन इनको पावर है मृत्युदंड देने का, इनको पावर है उम्र कैद देने का। लेकिन जो मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी होंगे वो अधिक से अधिक 7 वर्ष तक कारावास दे सकते हैं। सबका अपना लिमिट है, किस नेचर का वो केस किया है, किस नेचर का वो केस है, उसके आधार पर वहां फाइलिंग होते हैं। जिस केस में भी दफा में 7 साल तक के सजा का प्रावधान है वही मुख्य दंडाधिकारी के केस में चलेगा कोर्ट में। अन्यथा मर्डर केस वाला है कि मर्डर कर दिया है तो इनके पास नहीं रहकर सीधा सत्र न्यायाधीश के ही चैम्बर में वो सुनवाई होगी। अगर इससे छोटा मामला है जिसमें 3 साल तक ही सजा दिया जा सकता है तो इसके लिए फिर इससे नीचे है न्यायिक दंडाधिकारी। और न्यायिक दंडाधिकारी जो होंगे इसमें 3 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। ये अधिक से अधिक 3 साल तक सजा दे सकते हैं। इसके बाद हम लोग आए तो न्यायिक दंडाधिकारी से भी नीचे आएंगे, इधर भी नीचे आएंगे। तो धीरे धीरे सरकार ने एक योजना बनाई है कि किसी भी न्यायालय का सबसे निचला जो प्रावधान होगा वो गांव में होगा। और इसीलिए आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि किसी राज्य के न्यायपालिका की सबसे छोटी इकाई कौन है? तो राज्य न्यायपालिका की सबसे छोटी इकाई ग्राम कचहरी है। और ग्राम कचहरी राज्य न्यायपालिका की सबसे छोटी इकाई है। और आज यहाँ ग्राम कचहरी के जो हेड है वो सरपंच है। सरपंच की सहायता के लिए, और सरपंच कोई जरूरी नहीं है कि वकालत पढ़ के रखेगा, ये तो गांव का कोई व्यक्ति पंच और सरपंच चुना जाए। तो इसकी सहायता के लिए पढ़ा लिखा व्यक्ति सरकार नियुक्त करती है। बिहार में ये न्याय मित्र है, ये स्पेशली बिहार का कंसेप्ट है। कई जगह ग्राम कचहरी नहीं भी है। बिहार में सबसे नीचे ग्राम कचहरी और उसके हेड सरपंच, ये सबसे छोटी इकाई है। लेकिन इन लोगों को पावर बहुत कम है। जो मामला ऐसे हैं जो केवल 500 रुपए तक का है उनकी सुनवाई ग्राम कचहरी में होता है। सरपंच साहब किसी को कैद में नहीं रख सकते हैं, अधिक से अधिक 1000 रुपए तक का जुर्माना सुना सकते हैं। इनका पावर यही है। मतलब किसी का कोई बकरी चुरा लिया, बकरी छोटा है, मुर्गा कोई चुरा लिया, तब मुर्गा के केस के लिए हाई कोर्ट तो नहीं जाएगा, वो ग्राम कचहरी में ही सोल्व करने की योजना चल रही है कि छोटे चीज के लिए उसके गांव लेवल पर ही इस समस्या का निदान हो जाए। और सबसे ज्यादा जो अभी समस्याएं चल रही है वो है पारिवारिक विवाद। पारिवारिक विवाद आज के समय में सबसे बड़ी समस्या है।
और इसके लिए 1984 ईस्वी में एक नियम पारित किया गया। विवाह एवं पारिवारिक मामले के विवाद को सुलझाने के लिए एक अधिनियम बना और उससे तय किया गया एक न्यायालय बनेगा जिसका नाम परिवार न्यायालय होगा। और किसी को तलाक लेना है, किसी के परिवार में विवाद है, तो इसके लिए परिवार न्यायालय की स्थापना होगी। और किसी भी राज्य में जिस शहर की आबादी 1 लाख से ज्यादा है वहां अवश्य परिवार न्यायालय के गठन की बात होती है और राज्य सरकार हाईकोर्ट की सहमति से परिवार न्यायालय की स्थापना कर सकता है। इसमें आपसी सुझाव के द्वारा, आपसी सुलह के द्वारा मामलों को निपटाने का भरपूर कोशिश किया जाता है। तो ये तो था आपका पूरे हाईकोर्ट और राज्य के अधिदस्त न्यायालय। अब यहां से भाग 6 कंप्लीट हो गया। भाग 7 आप जानते ही हो, 7वें संविधान संशोधन से समाप्त हो गया। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश से, और फिर नगर निकाय और पूरे तमाम ग्राम पंचायत हम लोग को डिटेल पढ़ना है और वहीं तक मेन सिस्टम आपका पॉलिटी का होता है। तो अगली क्लास हम लोग इससे आगे चलेंगे। आज का क्लास आपका यहीं तक।